अगर किडनी की गंभीर बीमारी हो गई है तो इंसान के पास दो ही चारे बचते हैं, जिंदगी भर का डायलिसिस या फिर एक बार का किडनी ट्रांसप्लांट। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। किडनी की सेहत पर डिटेल में बात करेंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। आपके घर में रखी प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, थैलियां सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, आपके दिल की भी दुश्मन है। ये 3.5 लाख से ज्यादा मौतों की वजह बन चुकी हैं। कैसे, ये जानेंगे सेहत के दूसरे सेगमेंट में। हेल्दी और फिट रहने के लिए रोज आपके खाने की थाली कैसी दिखनी चाहिए, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। Powered by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करी 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। किडनी की गंभीर बीमारी के मरीज अक्सर दो राहे पर खड़े होते हैं। उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो डायलिसिस करवाएं या फिर किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस हर हफ्ते किया जाता है, वहीं ट्रांसप्लांट सिर्फ एक बार होता है, लेकिन इसे एक बार कराना ही बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की ज़रूरत होती है, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा के लिए अपनी किडनी आपको दे दे, और वो भी आपका सही मैच हो, नहीं तो शरीर किडनी को स्वीकार नहीं करेगा। अब मरीज का डायलिसिस होगा या ट्रांसप्लांट, ये वो खुद तय नहीं करता है। इस पर आखिरी फैसला डॉक्टर ही लेता है। वो ही तय करता है कि मरीज के लिए क्या बेहतर है। लेकिन ये नौबत आती ही क्यों है, ये जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। बात होगी उस बीमारी की जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। इस बीमारी का नाम है क्रॉनिक किडनी डिजीज। डॉक्टर से ये भी जानेंगे कि जब किडनियां काम नहीं करती हैं तो क्या होता है, मरीज का डायलिसिस कैसे किया जाता है, और डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट में मरीज के लिए क्या बेहतर है, सुनिए। जब किडनी फंक्शन आपका मोर देन 3 मंथ्स डिरेंज रहता है तो हम कहते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज, और ये इरिवर्सिबल होती है, जो रिवर्ट बैक नहीं करती है। बट येस, हम मेडिसिन से, टाइमली फॉलोअप से किडनी डिजीज को स्लो डाउन कर सकते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ किडनी डिजीज। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो 5 स्टेजेस होती है, स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है जब किडनी का फंक्शन लेस देन 15 ml होता है। क्यों इसे साइलेंट किलर कहा जाता है? बिकॉज जो सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के, हमें पता ही नहीं चलते, और जब पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो डिजीज़ इतना प्रोग्रेस कर जाती है कि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बारे में हमें उन्हें बताना पड़ता है। किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फिल्टर करने का, जो फिल्टर करती है यूरिया, क्रिएटिन, जो बॉडी में हमारे टॉक्सिन्स बनते हैं। और जब किडनी का फंक्शन बहुत कम हो जाता है तो किडनी की एबिलिटी नहीं होती इन्हें फिल्टर करने के लिए, और हमारी बॉडी में ये टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, क्रिएटिन, फास्फोरस। देयर इज लॉट ऑफ वाटर रिटेंशन। आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में बहुत स्वेलिंग हो जाती है, यूरिन कम हो जाती है, इचिंग होता है। तो ये सिम्टम्स हैं एडवांस किडनी फेलियर के। और आपके जो किडनी फंक्शन जो टेस्ट हैं वो भी काफ़ी डिरेंज्ड होते हैं। आपका किडनी का फंक्शन लेस देन 15 ml होता है, तो इसे कहते हैं हम एंड स्टेज किडनी डिजीज। और इसी स्टेज पर जरूरत पड़ती है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। जो हमारी किडनी काम नहीं कर पाती फिल्टर करने का, उसी को डायलिसिस करते हैं थ्रू मशीन। और इसके लिए आपको एक एक्सेस चाहिए होता है, जिसे हमें ब्लड फ्लो बहुत मात्रा में चाहिए होता है, तो उसके लिए हमें एक एक्सेस चाहिए, जैसे एवी फिशला हो गया, या आपकी एक वेन जो होती है, जो नस होती है, उसमें हम कैथेटर डालते हैं जिससे ब्लड फ्लो आता है, और उससे आपकी ब्लड फ्लो क्लीनिंग होती है थ्रू डायलिसिस मशीन। तो जो फिल्टर आपकी किडनी काम करती है वो नहीं कर पा रही है, उसी का सब्स्टिट्यूट है डायलिसिस। और डायलिसिस के लिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार हॉस्पिटल में आना है, और ईच डायलिसिस जो होता है 4 घंटे का होता है। तो ये हीमोडायलिसिस के बारे में। और एक दूसरी तरह का भी डायलिसिस होता है, वो होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। वो आप घर में कर सकते हैं। उसमें आपके जो पेरिटोनियल कैविटी है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी, जो आपकी किडनी नहीं कर पाती है। उसमें हम एक फ्लूइड डालते हैं एब्डोमिनल कैविटी में, और वो डेली बेसिस पे किया जाता है। दोनों थेरेपी के इक्वल हैं, लेकिन अपने एडवांटेजेस हैं। जैसे पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर में कर सकते हैं, और हीमोडायलिसिस के लिए आपको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। ट्रांसप्लांट इज डेफिनेटली बेटर देन डायलिसिस। क्यों बेहतर है?
क्योंकि अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, अगर आपकी किडनी ठीक काम कर रही है, तो आपका जो सर्वाइवल है इज़ बेटर देन डायलिसिस। एक तो ये रीज़न है। दूसरा जो है कि आप अपनी लाइफ जो है नियर नॉर्मल लाइफ आप बिता सकते हैं। लाइक जो आपको किडनी फेलियर से पहले जो आपका लाइफ था, वो जो आप काम करते थे, वो सब काम आप ट्रांसप्लांट के बाद कर सकते हैं। एंड ये बहुत सच है कहना कि ट्रांसप्लांट चेंजेस द लाइफ। लेकिन आपको ट्रांसप्लांट कराने के लिए एक हेल्दी सूटेबल डोनर चाहिए, और आपकी मेडिकल कंडीशन को डॉक्टर देखने के बाद ही हम ट्रांसप्लांट सर्जरी को एडवाइस करते हैं, क्योंकि आप उस सर्जरी को सहने लायक फिट हैं या नहीं। बट अगर आप फिट हैं, अगर आपके घर में सूटेबल हेल्दी डोनर है, तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट इज बेटर देन डायलिसिस। बीमारी चाहे जो भी हो, इलाज से बेहतर है बचाव। कोशिश ये रहनी चाहिए कि किडनी खराब होने की नौबत ही ना आए। लिहाजा अगर आपको शुगर है तो शुगर लेवल कंट्रोल में रखिए, क्योंकि डायबिटीज़ का सीधा असर किडनी पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर की कोई समस्या है तो बीपी कंट्रोल करिए। पेन किलर्स कम से कम लीजिए, क्योंकि पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल किडनी खराब कर सकता है। पानी खूब पीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर पथरी है तो उसका इलाज करवाइए। अगर बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, क्योंकि ये किडनी की बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। एक बार जरा अपने चारों ओर नजर घुमा कर देखिए। आपको प्लास्टिक से जुड़ा कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर दिख जाएगा। कोई पॉलिथीन, कोई बॉक्स, बच्चे का खिलौना, परफ्यूम की बोतल, कुछ भी। प्लास्टिक इन सामानों में एक खास केमिकल का इस्तेमाल होता है और इनका नाम है थैलेट्स। इसे एवरीवेयर केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग हर प्लास्टिक की चीज में मौजूद होते हैं। थैलेट्स के ही परिवार का एक सदस्य है DEHP, यानी कि डाई-2 इथाइल हेक्साइल थैलेट। आपको पता है, यही DEHP दुनिया भर में दिल की बीमारियों से होने वाली 13% से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। साल 2018 में DEHP की वजह से पूरी दुनिया में 3.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, और ये सभी मौतें दिल की बीमारी से जुड़ी थी। इसका शिकार 55 से 64 साल के लोग हुए थे। इनमें से 1,03,000 से ज्यादा मौतें हमारे देश भारत में हुई थी। ये खुलासा हुआ है द लैंसेट ग्रुप की जर्नल ई-बायोमेडिसिन में छपी एक रिसर्च में। इसे अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया है। पता चला कि साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, पैसिफिक और मिडिल ईस्ट इस दिक्कत से सबसे ज्यादा प्रभावित है। DEHP की वजह से होने वाली कुल मौतों में करीब 75% मौतें इन्हीं क्षेत्रों में हुई हैं। अगर देशों के हिसाब से देखें तो सबसे बुरा असर भारत पर पड़ा है। जैसा हमने अभी बताया आपको, DEHP की वजह से होने वाली दिल की बीमारियों से दुनिया भर में 3.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी, और इनमें से 1,03,000 से ज्यादा लोगों की मौत भारत में हुई है। दूसरा नंबर चाइना का है, यहाँ करीब 61,000 मौतें हुई थी। तीसरा नंबर इंडोनेशिया का है, जहां 19,500 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अब रिसर्च का मानना है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देश प्लास्टिक तो ज्यादा पैदा करते ही हैं, लेकिन केमिकल सेफ्टी से जुड़े इनके नियम बहुत कमजोर हैं। वैसे रिसर्च का फोकस सिर्फ DEHP और एक खास आयु वर्ग पर था, इसलिए मुमकिन है कि प्लास्टिक में मौजूद केमिकल से होने वाली मौतों की संख्या असलियत में और भी ज्यादा हो। मगर DEHP यानी कि डाई-2 इथाइल हेक्साइल थैलेट हमारे शरीर में पहुंचता कैसे है, इसका क्या नुकसान है, और इससे दिल की बीमारियों के अलावा और क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, ये सवाल हमने पूछा फरीदाबाद के अमृता हॉस्पिटल में अडल्ट कार्डियोलॉजी के हेड डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी से। डॉक्टर विवेक कहते हैं कि DEHP छोटे छोटे कणों में टूटकर हमारे शरीर में पहुंचता है। ये खाने, पानी, स्किन और हवा के जरिए शरीर में दाखिल हो सकता है। ये खून चढ़ाने और डायलिसिस जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं के जरिए भी पहुंच सकता है, क्योंकि DEHP कई मेडिकल उपकरणों में भी पाया जाता है। जब ये शरीर में पहुंचता है तो दिल की आर्टरीज यानी धमनियों में सूजन पैदा करता है। अगर ये सूजन लंबे वक्त तक बनी रहे तो हार्ट अटैक आ सकता है, व्यक्ति को स्ट्रोक भी पड़ सकता है। वैसे सिर्फ दिल ही नहीं, थैलेट्स के संपर्क में आने से कई दूसरी दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्मोन्स का असंतुलन, डायबिटीज, मोटापा, फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं और यहाँ तक कि कैंसर भी। इसलिए कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम हो। प्लास्टिक से बने सामानों को कम से कम खरीदें। कोशिश करें कि प्लास्टिक के डिब्बों में खाना ना रखें और ऐसे खाने को ना खाएं जो कि प्लास्टिक में पैक्ड हो। सामान रखने के लिए कांच, स्टील, सेरेमिक और लकड़ी के बर्तनों का इस्तेमाल करिए। हालांकि डॉक्टर विवेक का ये भी कहना है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ज़रूरत है कि इस पर और ज़्यादा रिसर्च हो। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी 86 हेल्थ टिप।
छोले भटूरे खाना तो कब का छोड़ दिया, अब तो मैं हेल्दी खाती हूँ, फिर भी वजन नहीं घटता। मैं भी एकदम सिंपल खाना बनाती हूँ, पर कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। अब बताइए भला कितना जुल्म है ना कि आपने चटपट खाना एकदम छोड़ रखा है, फिर भी कुछ ना कुछ लगा रहता है। आपको पता है ऐसा आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से हो रहा है। देखिए, हम सब हेल्दी खाना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन खाने की चीज़ों के बीच बैलेंस नहीं बनाते, उनकी मात्रा पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हेल्दी खाने के बाद भी आपका वजन कम नहीं होता, आप बीमार पड़ते रहते हैं। सेहतमंद और फिट रहने के लिए आपके खाने की थाली कैसी होनी चाहिए, ये हमने पूछा आकाश हेल्थ केयर में डाइटिक्स डिपार्टमेंट की हेड गिन्नी कालरा से। डाइटिशियन गिन्नी कहती है कि आपकी थाली में रोज एक छोटी कटोरी दाल होनी चाहिए। आप अरहर, मूंग, मसूर और उड़द की दाल खा सकते हैं। ये दालें प्रोटीन और फाइबर का अच्छा सोर्स हैं। प्रोटीन खाने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हड्डियों को पोषण मिलता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर में नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स की मरम्मत होती है। वहीं फाइबर खाने से हाजमा दुरुस्त रहता है, इसकी वजह से पेट भी देर तक भरा रहता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाते और वजन घटाने में आपको मदद मिलती है। आप अपनी दाल में एक छोटा चम्मच घी भी डाल सकते हैं, पर दाल में बहुत ज़्यादा तड़का ना लगाएं। आपकी थाली में 2 मीडियम साइज की रोटियां भी होनी चाहिए। आप चाहें तो अपनी रोटी में घी लगा सकते हैं। रोटी को बारीक बेलें, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। रोटी बनाने के लिए आप मल्टीग्रेन या गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी इसे खाने से शरीर को एनर्जी मिलती है। बस ये ध्यान रखें कि एक बार में 2 से ज़्यादा रोटी ना खाएं। ज़्यादा रोटी खाने से वजन बढ़ सकता है। आपकी प्लेट में 2 छोटी कटोरी सब्जी भी होनी चाहिए, एक सूखी और एक तरी वाली यानी रसीली। सब्जी कम से कम तेल में बनी हो। आपको पालक, मेथी जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां और लौकी, टिंडा, गाजर, गोभी और भिंडी जैसी मौसमी सब्जियां खानी चाहिए। ये सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होती हैं। इन्हें खाने से इम्यूनिटी भी मजबूत होती है। अगर आपको चावल खाना पसंद है तो आधी कटोरी या 2 से 3 चम्मच चावल खा सकते हैं, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। ब्राउन राइस और हाथ से कुटा चावल खाना बेस्ट है। चावल कम ही खाना चाहिए। अगर आप रोज बहुत ज़्यादा चावल खाएंगे तो ये ब्लड शुगर लेवल और वजन दोनों को बढ़ा सकता है। खाने की थाली के साथ आपको एक छोटी प्लेट भी रखनी चाहिए सलाद के लिए। सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, मूली और प्याज खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू छिड़क लीजिए। सलाद में फाइबर होता है, ये भूख कंट्रोल करता है, साथ ही पेट और स्किन दोनों के लिए ही अच्छा है। अगर 1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ पीने का मन है तो इन्हें आप लंच में ले सकते हैं। ये प्रोबायोटिक से भरपूर होते हैं और आपका हाजमा सुधारते हैं। इनमें कैल्शियम और प्रोटीन भी पाया जाता है। डिनर में दही लेने से बचें। आप चाहें तो छाछ पी सकते हैं। मीठा खाने के शौकीन हैं तो खुद को थोड़ा कंट्रोल करिए। रोज रोज मीठा ना खाएं, ऐसा करने से डायबिटीज़ और मोटापा दोनों हो सकता है। हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 बार मीठा खा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1-2 चम्मच। मीठे में गुड़, खजूर या घर की बनी कोई स्वीट डिश चुनिए, ये बेहतर है। अच्छा, कुछ बातों का ध्यान और रखिए। खाने के दौरान बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। आपको खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। साथ ही हर दिन खाने में नमक कम रखिए। हर दिन एक फल ज़रूर खाइए, जैसे सेब, पपीता, केला या फिर कोई मौसमी फल। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।